नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माई सेल्फ रविंद्र जांगिड एंड वेलकम टू मेंटर क्लासेस पुणे। आज की इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैथमेटिक्स 3 की इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में वो सभी टॉपिक कवर होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एंड मोस्टली आप उन सभी टॉपिक में डिफिकल्टी भी फेस करते हो। इस चीज का जरूर ध्यान रखूंगा कि आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊं और लास्ट तक जो जो चीज आपको जरूरत है वो सभी कवर करूं। जैसे यार आप लोगों ने मैथमेटिक्स 2 में अपने प्यार दिखाया था, वैसे इन सभी लेक्चर्स में भी अपना प्यार कंटिन्यू रखना। वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लगे ये हमारे लेक्चर्स। दिस इज आवर न्यू इनिशिएटिव एंड इट इज इन कोलैबोरेशन विद आईएमपी सॉल्यूशन हब टेलीग्राम चैनल। आपने जरूर इस चैनल को जरूर ज्वाइन किया होगा, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो जरूर जाके ज्वाइन करें। एसपीपीयू के रेगुलर अपडेट्स उस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। मेरे लेक्चर की भी पीडीएफ वहीं पे आपको मिलने वाली है। And myself Ravindra Jangid already teaching for various government examination जैसे गेट एग्जामिनेशन, आपका आईएएस एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, एसएससी एंड वेरियस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जामिनेशन जो होते हैं उन सभी के लिए मैं प्रिपरेशन कराता हूँ। दिस इज आवर न्यू इनिशिएटिव एंड आई होप आप सभी बच्चे सपोर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 विच इज द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सबसे पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले एक चीज आपको और जान लेना है, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। बहुत सिंपल इक्वेशन मैंने लिखी जिसमें यह पता चल रहा है कि y x का फंक्शन है और जो x है वो आपका क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट फंक्शन। क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट फंक्शन। एंड y जो है यहां पे दैट इज द डिपेंडेंट फंक्शन। समझ में आया? मतलब ये x पे डिपेंड कर रहा है, जैसा x चलेगा वैसे y भी चलेगा। बट मान लो कि इसको मैं एक ऑर्डिनरी वे में इसको डिफरेंशिएट करता हूं, सो आई विल राइट द dy बाई डी एक्स। तो इसको कितनी बार डेरिवेट किया सर? एक बार डेरिवेट किया है ना, d1 लिखा हुआ है तो एक बार डेरिवेट किया और जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेशन हो जाएगा। जैसे साइन एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा, इस तरीके से वो डेरिवेट हो जाएगा। तो कितनी बार डेरिवेट हुआ सर? केवल और केवल एक बार डेरिवेट हुआ। इसी को बोलते हैं सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। क्लियर? अब ऐसे ही बहुत सारे डेरिवेटिव्स को यदि आपने कलेक्टिव वे में ले लिया, अलजेब्राइक इक्वेशन फॉर्म कर दी, तो उसी को मैं क्या बोलता हूं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखना कैसे लिखा हुआ है सर, ए नॉट डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एन। इसका क्या मतलब है सर? इट इज एन टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। इसका क्या मतलब है सर? n-1 टाइम्स। इसका क्या मतलब है सर? n-2 टाइम्स। ऐसे ही करके हर एक टर्म को मल्टीपल टाइम आपने डेरिवेट किया, बगल में कुछ कांस्टेंट लगे हुए हैं, मिला जुला के आपने कुछ इक्वेशन बना दी। सो इसको यदि मैं बोलूं ए नॉट, A1, A2, इस तरीके से an तक कुछ नंबर्स दिए गए, दीज आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल टर्म। कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल टर्म, मोस्टली दीज आर द कांस्टेंट। मोस्टली दीज आर कॉन्स्टेंट्स। समझ में आई? अब तुम बोलोगे यार सर ये तो बड़ी टफ इक्वेशन समझ में आ रही है, तो इसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने एक थंब रूल बना दिया कि यार कभी भी डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एन दिखेगा। इसका क्या मतलब है सर? वाई को एक्स के भरोसे आपने एन बार डिफरेंशिएट किया। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल डी एन वाई ऐसे लिखना है। समझ में आ गया? सबके दिमाग में सेट हो गया? ऐसे मान लो डी एन -1 y डिवाइडेड बाई डी एक्स n-1 हो गया। क्या पढ़ोगे बेटा सर? y को x के भरोसे मैंने n-1 बार डिफरेंशिएट किया, तो सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूं, dn-1 y। बच्चे ऐसे ही हर एक टर्म को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। कैसे लिखूंगा? दैट इज a नॉट इज अ कांस्टेंट विद दैट इज d पावर n y। मतलब ये जो टर्म है यहां पे दिख रहा है, दिस टर्म इज रिटन एज अ कैपिटल D पावर n। ऐसे में लिख दूं A1 D पावर n-1 y, ऐसे में लिख दूं A2 D पावर n-2 y एंड सो ऑन। क्लियर? एंड इक्वल्स टू कितना लिख दूं, fx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एंड सिंप्लीफाई करके इसको क्या लिखोगे, A नॉट D पावर n प्लस A1 D पावर n-1 एंड सो ऑन। y को बेटा बाहर बैठा दिया और फिर यहां से क्या लिख गया सर? यहां से fx लिख गया। ये कहानी समझ में आई? तो ये जो पूरी इक्वेशन d के टर्म्स में बन रही है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। कहानी समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन।
और आगे चल के इसको हर एक इक्वेशन में मैं एक बड़ा सिंप्लीफाइड नाम देने वाला हूं, दैट इज अ फाई ऑफ डी। समझ में आ गया? तो दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। डी की कलेक्टिव जो इक्वेशन बनती है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन इन डी। अब इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली मैं करने क्या वाला हूं तो वो समझ लो। जैसे मैंने y को डिफरेंशिएट करके क्या बनाया, dy बाई डी एक्स बनाया और उसका डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का। उल्टा सोचो, मान लो कि ये टर्म दिया हुआ है तो इससे मैं फंक्शन कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेट करके। वैसे ही जब मल्टीपल डेरिवेटिव होते हैं तो वैसे y का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। सो आई विल फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ y इन दिस चैप्टर। सॉल्यूशन ऑफ y, कहानी समझ में आई? अब ये जो सॉल्यूशन ऑफ y है ये दो टर्म का कलेक्शन होगा। एक तो सर yc का होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, yp होगा। दो टर्म का कलेक्शन होने वाला है, समझ गए? एक तो होगा yc और एक होगा सर yp। समझ में आया? अब यार ये सर yc क्या होता है, इसको बोलते हैं सर कॉम्प्लीमेंट्री, सिंपल है वैसे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और दूसरा होता है बेटा yp, जिसको बोलते हैं बेटा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये दो नाम कैसे दिए गए, यदि थोड़ा बहुत भी यदि आपको बेसिक 11-12 का पार्ट याद होगा, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तो वहां पे एक तो टाइम के साथ वेरी करता था और एक लास्ट में कलेक्टिव वैल्यू आती थी किसकी, कि इसने स्टडी स्टेट अचीव कर लिया। वैसे ही है, एक तो एक्स के साथ वेरी करके आएगा और एक आएगा उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट फॉर्मेशन। तो यहां पे दो चीजों का कलेक्शन होगा, yc एंड yp, दो चीज ध्यान रखनी है। अब पूरी कहानी जो सिमट के आती है बच्चे इसी चीज पे आती है कि yc कैसे फाइंड करें और yp कैसे फाइंड करें। बड़ा सिंपल सा है, सिस्टमैटिक चलोगे सब समझ में आएगा। अब मान लो कि एक एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लो कि कहीं पे लिखा है d2y डिवाइडेड बाय dx2 प्लस 3dy डिवाइडेड बाय dx प्लस 2y इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन लिखा है, एक्स वाई जेड कोई भी मान सकते हो आप। अब इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूं, सिंप्लीफाइड वर्जन। सर आप अभी तो आपने बताया सर कहानी बड़ी सिंपल है, d2 अपॉन dx2 कितना हो जाएगा, d पावर 2। ऐसे इसको कितना लिख सकता हूं, 3d। इसको कितना लिख सकता हूं, 2। और बच्चे y को कहां पे ले आए, सर y को तो सब में से मैंने क्या कर लिया बेटा, उसको यहां से क्या कर लिया, चुरा लिया, और चुरा के मैंने बाहर बैठा दिया। कहानी सिंपल। तो बच्चे दिस इक्वेशन फ्रॉम d स्क्वायर टू 2 इज कॉल्ड द फाई ऑफ d, which is what, this is called the auxiliary differential equation। very simple, got it। अब इसी auxiliary differential equation का मैं यहां पे रूट लेने वाला हूं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, जिसमें फाई ऑफ डी को 0 पुट करूंगा। एंड तुम्हें पता है यार कि किसी भी इक्वेशन को मैं 0 लिख के उसके रूट्स निकाल सकता हूं, हाँ या ना। तो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर दो, जैसे मैंने वहां पे लिखा फाई ऑफ डी इक्वल्स टू 0। तो रूट्स क्या हो जाएंगे सर, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3d को क्या लिख दिया 2d प्लस d, और फिर d कॉमन ले लिया तो यहां से बन गया स्टार्टिंग के 2 से d प्लस 2, वेरी सिंपल। यहां से क्या बन गया d प्लस 2, वेरी सिंपल, इक्वल्स टू 0। भाई साहब दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, अरे सर जी ये तो d प्लस 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे d प्लस 1 हो गया। अरे बाबा ये तो खतरनाक यार, बड़ा आसान सी चीज आ गई, d इक्वल्स टू -2 और दूसरी कितनी आ गई -1। और इतनी आसान वैल्यूज आपने बहुत आसानी से निकाल ली क्योंकि ये इक्वेशन बहुत आसान थी। कहानी समझ में? बट यदि मान लो कि d क्यूब आ गया, d पावर 4 आ गया, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यू हैव द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में इक्वेशन को पुट करो, आराम से उसके रूट्स निकल जाते, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सर इनके आंसर्स हम कैसे निकालते हैं, इनको लिखने का तरीका क्या है, वो इक्वेशन किस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो बहुत सिंपल रूल है, 4 रूल्स में डिफाइंड है। पहला रूल है रियल एंड डिस्टिंक्ट। मान लो किसी भी इक्वेशन के रूट्स जब अलग अलग आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन के रूट क्या आ रहे हैं -2 और -1, क्या दोनों सेम है, नहीं सर दोनों अलग अलग है। इसीलिए इनको बोलते हैं बच्चे रियल एंड डिस्टिंक्ट। कहानी समझ में आई, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और जो भी अब रूट होने वाले हैं तो आज से याद रखना, इन सभी रूट्स का मैं एक स्पेशल नाम दूंगा, m से रिप्रेजेंट करूंगा, m1 m2, गॉट इट। तो इसको लिखने का तरीका है, तो बच्चे जब भी आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल m1 m2 दिस काइंड, है ना, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा सर, yc इक्वल्स टू c1 e पावर m1 x प्लस c2 e पावर m2 x एंड सो ऑन।
गॉट इट? कितना सिंपल है, जो रूट आया वो लिख दो, पहले रूट जरूर निकालो, फालतू का रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल जीरो के बराबर करके रूट निकाल लो। ऐसे मत याद रखोगे +2 है तो वहां पे जाके माइनस रखना, एक बहुत गलत तरीका है। पहले रूट निकालो भाई, और उसको डायरेक्टली आप पुट कर दो, प्लस के है तो प्लस के साथ रख दो, माइनस है तो माइनस के साथ। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो इक्वेशन आई थी वो कितनी थी, -2 थी ना, तो e पावर c1 इंटू ई पावर -2x, सिंपल, c2 इंटू ई पावर -x, खत्म। दिस इज योर आंसर। तो जब भी रूट्स अलग अलग होंगे, रियल वर्जन में होंगे, तो डेफिनेटली यू कैन राइट लाइक दिस। अच्छा, रियल एंड रिपीटेड का क्या मतलब है? मान लो कि कई बार रूट्स ऐसे आ गए कि m1 दो बार रिपीट हो गया, m1 और m1, और फिर एक और तीसरा रूट है m2, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखने का बहुत सिंपल तरीका है। तो yc इज रिटन एज c1x प्लस c2 e पावर m1x प्लस c3 e पावर m2x। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, मान लो कि सर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर 3 बार रिपीट हुआ, तो मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सर उसमें है ना रूट्स जो है ना सर 3 बार रिपीट हो रहा है, m1 m1 और m1 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसे में क्या करोगे? तो देखो, इसको yc लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है। कैसे लिखोगे? yc इक्वल्स टू c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3। दिमाग के अंदर थोड़ी घंटी बज चुकी होगी कि सर जितने रूट्स रिपीट, जितनी बार रिपीट होगा उतने टर्म आएंगे, एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लास्ट x पावर 0, x पावर 1 और x पावर 2। वेरी सिंपल। और जो भी रूट था उसको e पावर m1x रख दो, खत्म। दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग। 4 होते तो कैसे लिखते? c3 c2x c1x c1x स्क्वायर c0 x पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हो। गॉट इट? चलो, अब बाई चांस मान लो कि कभी भूले भटके ऐसे क्वेश्चंस आ गए जिसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए, कभी ऐसे रूट आ गए 2 प्लस जे, या फिर आप लिख सकते हो आयोटा 3। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स है, पर कॉन्जुगेट कब बोलते हैं? जब प्लस माइनस दोनों आते हैं। ठीक है, दोनों भाई बहन दोनों एक साथ में आ गए, कहानी समझ में आई? 2 प्लस आयोटा 3, जिसमें 2 जो है ना बेटा वो रियल टर्म है, उसको मैं अल्फा से डिनोट करूंगा, और 3 जो है वो इमेजिनरी टर्म से, उसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। वेरी सिंपल। तो अब मैं इसके रूट्स को डिफाइन कैसे करूंगा वो देखो अच्छे से। सर इसको डिफाइन करने का बड़ा सिंपल तरीका है, yc इक्वल्स टू ई पावर अल्फा एक्स ए इंटू कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। अब कई बच्चों के दिमाग में आया नहीं होगा, यार ये क्या लिख दिया सर। देखो, इस इक्वेशन को समझो, मान लो कि किसी भी इक्वेशन के रूट ये आ गए एग्जांपल के लिए, तो 2 प्लस आयोटा 3 जो लिखा हुआ है वो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? सर 2 मतलब रियल नंबर, तो देखो इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा? e पावर 2x इन ब्रैकेट, और बीटा की क्या वैल्यू है? 3, तो जहां पे बीटा दिख रहा है वहां पे बीटा की वैल्यू रख दो, a cos ऑफ 3x प्लस b साइन ऑफ 3x। गॉट इट? अब तुम सोचोगे सर a और b क्या है? a और b कांस्टेंट है, जैसे ऊपर c1 और c2 थे, c3 थे, वैसे a और b आपके यहां पे कांस्टेंट्स है। वेरी सिंपल। अब कई बार ऐसे मान लो भूले भटके, कई बार ऐसे आ गए कि रिपीटेड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो उस समय पे क्या करोगे? सर उस समय पे कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। एग्जांपल समझ लो कि मान लो कि ऐसा आ गया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा एंड कॉमा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो आप देखो ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसके रूट्स, ये बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपको कभी एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो इस यहां तक केस नंबर 3 तक ही पूछे जाते हैं। अब इसमें यदि मैं रूट लिखूंगा तो yc इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूं? e पावर अल्फा एक्स। अब जैसे मैंने a लिखा ना यहां पे कांस्टेंट, a की जगह लिखूंगा c1x प्लस c2, रिपीटेड में यही तो फॉर्मूला बताया था, याद आया? और फिर यहां से आ जाएगा cos ऑफ बीटा एक्स प्लस c3x प्लस c4, और यहां से साइन ऑफ बीटा एक्स। कितना सिंपल रिजल्ट आ चुका है। बस तुमको रूट निकालना आना चाहिए, आपका काम बन जाएगा, एंड दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट yc।
दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट वाईसी। गॉट इट। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ गया, d2y डिवाइडेड बाय dx2, ठीक है, प्लस 4y इक्वल्स टू fx, कोई भी फंक्शन ले लिया। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे सर? हम तो लिखेंगे d2 प्लस 4 और यहां से कितना आ गया y इक्वल्स टू कितना आ गया फंक्शन। तो ये क्या हो गई सर? ये तो हो गई ऑक्सिलरी इक्वेशन, फाई ऑफ डी की इक्वेशन है, उसको किसके बराबर करना है? 0। तो भाई साहब यहां से आपको रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालें तो कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर को एक साइड रखो, 4 को उधर ले जाओ, -4। बेटा इसको बचपन में हमने पढ़ा है, बड़ी प्यारी चीज पढ़ी है, बताओ क्या हो जाएगा? +-2 आयोटा। यहां तक समझ में आया? या आयोटा 2 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इस नंबर को यदि अच्छे से पढ़ोगे तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है जिसमें अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है। बट यदि गौर से करोगे तो आयोटा के टर्म के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा इज 0, और बीटा को पकड़ोगे तो वो कितना आ गया? 2। तो सॉल्यूशन यदि लिखोगे तो वाईसी का सॉल्यूशन कितना आ गया? e⁻0x a cos ऑफ 2x प्लस b साइन ऑफ 2x, यही तो लिखते हैं, a cos बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स, वेरी सिंपल। और e⁻0, और भाई साहब e⁻0 तो बच्चे बच्चे को पता है कितना होता है सर? ये तो आपका 1 होता है। किसी की पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 आता है, तो दैट इज योर आंसर। तो बड़े सिंपल तरीके से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अपकमिंग सेशन में इनकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाईपी ऑल्सो। क्लियर है? तो जब वाईसी समझ में आ गया कि सर ये 4 केसेस तो अपने दिमाग में रखने ही रखने हैं, तो इसके बाद में मुझे यहां पे समझना पड़ता है कि वाईपी कैसे फाइंड कर सकता हूं। तो वाईपी जो है वो 3 तरीके से पूछा जाता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड इज जनरल मेथड, जो हर एक फंक्शन के साथ अप्लाई होती है। कोई भी दुनिया का फंक्शन उठा लो, वो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देन देयर इज अ शॉर्टकट मेथड। तो टोटल 7 to 8 रूल्स बताए हुए बुक्स के अंदर, वो 7 to 8 रूल्स आपको फॉलो करने हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। जैसे e पावर अल्फा एक्स हुआ तो उसके लिए, साइन का कोई टर्म है तो उसके लिए, एक्स पावर का कोई टर्म है, पॉलिनोमियल है तो उसके लिए, ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए। ये जो है, जैसे मान लो कि साइन के लिए यहां पे हो गया, कॉस के लिए हो गया, क्या टेन के लिए कोई रूल था शॉर्टकट में? नहीं था। उसको सॉल्व करने के लिए ऐसे मैक्सिमम जो शॉर्टकट से सॉल्व नहीं हो सकते, वो मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर, जो इनसे किसी से भी सॉल्व नहीं हो सकते, वो जनरल मेथड से सॉल्व होते हैं। सो इन अपकमिंग सेशंस मैं कवर करने वाला हूं जनरल मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशंस। अच्छे से यार सपोर्ट जरूर करिएगा एंड प्यार दिखाते चलिए, कमेंट करते चलिए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।